नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग, जो कि बी फार्मा 6 सेमेस्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर का पार्ट है। ओके, ये हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट और लेक्चर है हमारा फोर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो क्या होती है प्रोटीन इंजीनियरिंग, इसको समझने के लिए सिंपल वर्डों का यूज़ करते हैं, जो कि हैं, देखिए, नॉर्मल प्रोटीन को या नॉर्मल प्रोटीन में चेंज करके नया प्रोटीन बनाना, है ना। मतलब जो नॉर्मल प्रोटीन है, अब प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड की चेन से, जिसको हम पेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। तो इस नॉर्मल प्रोटीन के अंदर मैनिपुलेट या चेंजेस लाकर हम नया डिज़ायर प्रोटीन बनाएंगे। अब जो डिज़ायर प्रोटीन है वो क्या क्या फीचर रखेगा? वो बहुत सारे अच्छे फीचर, अच्छे गुण रखता है ना। अच्छे फीचर के साथ डेवलप किया जाता है। ओके, जैसे कि वो नोवल प्रोटीन कहलाएगा, वो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, बायो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगी, उसके पास न्यू एक्टिव साइट्स होंगी, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसकी पीएच डिपेंडेंसी कम होगी, थर्मो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसको हाइब्रिड हम बना सकते हैं, आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन उसका अच्छा होगा और काइनेटिक प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होगी। तो इन सब फीचर्स को लाने के लिए हमने क्या किया? नॉर्मल प्रोटीन्स को मैनिपुलेट करके डिज़ायर प्रोटीन बनाया। ओके, अब ये नॉर्मल प्रोटीन को डिज़ायर प्रोटीन या एडवांस प्रोटीन या नोवल प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन इंजीनियरिंग। ओके, अब ये प्रोटीन इंजीनियरिंग जो हम कर रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। जैसे कि मान लो, हम देखो, ये नॉर्मल प्रोटीन जो हमारा जो बना हुआ है वो अमीनो एसिड की चेन से मिलके बना हुआ है, मींस अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ये जो चेंजेस लाएंगे, वो चेंजेस हम कैसे लाएंगे? वो 4 तरीके से यहाँ पर जो पढ़ा जाता है वो मतलब हम इसको इंक्लूड किया है कितने तरीके से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, मतलब नॉर्मल को डिज़ायर प्रोटीन में बदलने की टेक्निक क्या क्या है। तो हम है, पहली टेक्निक है डाई सल्फाइड बॉन्ड को बढ़ा देना, है ना, एडिशन कर देना डाई सल्फाइड बॉन्ड, है ना। चेंज, दूसरा क्या है? चेंज इन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को चेंज कर दो, अमीनो एसिड को रिप्लेस कर दो, मींस एक अमीनो एसिड को रिप्लेस करके दूसरा अमीनो एसिड ऐड कर दो, है ना, मतलब उसको हटा के दूसरा ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा क्या है? सल्फीहाइड्रिल ग्रुप, ये अमीनो एसिड में एसएच ग्रुप रहते हैं, तो उन अमीनो एसिड को हटा दो जिसमें एसएच ग्रुप रहें, जिससे कि क्या हो, हमारा प्रोटीन एडवांस बन जाए, ठीक है। अगला है सिंगल अमीनो एसिड चेंज, सिंगल अमीनो एसिड को चेंज करना। तो इन सब मेथड की वजह से हम क्या कर सकते हैं? प्रोटीन को नया एडवांस प्रोटीन बना सकते हैं। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग। चलिए हम चलते हैं अब थ्योरेटिकल पॉइंट पे। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन पे प्रकाश डालते हैं। इसमें क्या है कि प्रोटीन इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग या डिजाइनिंग या मॉडिफाइंग प्रोटीन टू अचीव ए न्यू डिजायरेबल फंक्शनल प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से न्यू डिजायर फंक्शनल प्रोटीन को बनाना है ना, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से नया प्रोटीन, नया फंक्शनल प्रोटीन को बनाना है, ठीक है। किसको मॉडिफाई करके? पुराने प्रोटीन को डिजाइनिंग या मॉडिफाई करके नया प्रोटीन बनाना, है ना, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यही हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग कहलाता है। ओके, तो प्रोटीन इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस टू डेवलपिंग यूजफुल वैल्यूएबल प्रोटीन। दूसरा क्या है? द मोस्ट एक्साइटिंग एडवांटेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एडवांटेज है बहुत अच्छा, जिसमें हम प्रोटीन को डिज़ाइन, डेवलप और प्रोड्यूस करते हैं विथ इम्प्रूव ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। मींस मतलब हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? प्रोटीन को डिज़ाइन, डेवलप करना विथ इम्प्रूव क्वालिटी, जैसे इंक्रीज स्टेबिलिटी, काइनेटिक प्रोफाइल और थर्मो स्टेबिलिटी, इन सब को बढ़ाना, है ना, और इन सब को बढ़ाते क्रम में हमें इसको डेवलप करना ही प्रोटीन इंजीनियरिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो हमने अभी चार्ट में देखे उसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव हैं। तो इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, देखिए प्रोटीन और एंजाइम हमने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि जो एंजाइम बनता है वो प्रोटीन से मिलके बनता है ना। तो प्रोटीन से हमको एंजाइम बनाना है और एंजाइम ही हम इंडस्ट्री लेवल पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हम बात किसकी करेंगे, प्रोटीन की करें चाहे एंजाइम की करें। तो प्रोटीन की कर रहे हैं इसका मतलब एंजाइम की कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ाना प्रोटीन की, कैटालिटिकल एफिकेसी ऑफ एंजाइम, कैटालिटिकल एफिकेसी बढ़ाना है ना, न्यू एक्टिव साइट्स बढ़ाना। न्यू एक्टिव साइट मतलब जो वर्किंग साइट्स मतलब जो एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर ऐसी साइट्स रहती हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं जो कि बाइंड कराने का काम करते हैं, तो वो एक्टिव साइट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर न्यू कैटालिटिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करना, ठीक है। पीएच डिपेंडेंसी को घटाना, थर्मोस्टेबिलिटी स्पेसिफिसिटी को बढ़ाना, प्रोटीन को हाइब्रिड बनाना, आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन इसका इजी करना, मेकिंग, ठीक है, इजी है ना। तो क्रिएटिंग ए नोबल प्रोटीन एंड इसकी हाफ लाइफ को बढ़ाना, थर्मोस्टेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। अगला इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जैसे कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड मोर प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब हम एंजाइम का, हम प्रोटीन का बहुत ही बड़े लेवल पे फूड प्रोसेसिंग में और डिफरेंट टाइप के डोजेस फॉर्म बनाने में इनका यूज़ करते हैं, है ना, डिफरेंट वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा जो प्रोटीन की इंजीनियरिंग है, एडवांस प्रोटीन बनाना बहुत ही लाभदायक रहता है इंडस्ट्री लेवल पे एंड प्रोडक्टिविटी लेवल पे। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिसकी मदद से हम इसकी स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, मींस स्टेबल मोर एफिशिएंट प्रोटीन को डेवलप कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग अमीनो एसिड, रिड्यूसिंग फ्री सल्फाइड्राइल ग्रुप एंड सिंगल अमीनो एसिड का चेंजेस करने से हम अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन को हम अच्छा एडवांस बना सकते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पहला पॉइंट है अपना एडिशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, एडिशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो सबसे पहले देखिए ये आपका एक प्रोटीन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्रोटीन मान लीजिए इसको, इसमें एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड का मतलब होता है 2 सल्फर आपस में इस प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब इसमें और डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ दिए, अब इसको हीट दिया। तो पहले इसको जब हीट दे रहे थे तो ये अनफोल्ड हो जा रहा था, मतलब फोल्ड हो जा रहा था, सॉरी, है ना। फोल्डिंग का मतलब ये कहने का मतलब है अनफोल्ड हो जा रहा था, मतलब ये खुल जाता है ना, अपने बॉन्ड तोड़ लेता है और ये ओपन हो जाता है और ये किसी काम का नहीं रहता। मतलब जो एक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रखता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है आफ्टर एडिंग हीट, आफ्टर गिविंग हीट। ओके, तो यहाँ पर ऐसा होता है जब हम डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड करते हैं तो हीट देने के बाद भी ये अनफोल्ड रहता है, मतलब ये फोल्डिंग मतलब सॉरी क्या बोलता है, अनफोल्ड नहीं होता है ना, अनफोल्ड नहीं होता है, ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो ये अनफोल्ड नहीं होगा और ये स्टेबल रहता है। तो इस स्टेबिलिटी को थर्मोस्टेबल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बढ़ाएंगे तो थर्मोस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, बस इतना ही कहना है इस लाइन का। ओके, तो यहाँ पर है थर्मोस्टेबिलिटी आर इंक्रीज व्हेन इंक्रीज द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन। ओके, डिक्रीज द अनफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन इन हाई टेम्परेचर ड्यू टू डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब अनफोल्डिंग डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड कर दिए हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक एग्जाम्पल है जो लाइसोजाइम नाम से है, T4 लाइसोजाइम। लाइसोजाइम से समझ में आ रहा है ये क्या करता है, सेल वॉल को ब्रेक करता है। किसकी सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है। तो लाइसोजाइम इज एंजाइम है जो कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज T4 इसका नाम है। इस वायरस से ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है और ये एंजाइम इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करता है।
है ना। फिर क्या होता है, लेकिन इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड की कमी है, तो अगर हम एडिंग कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये मोर स्टेबल और मोर थर्मोस्टेबल बन जाता है और ये बैक्टीरिया को अच्छे से लाइसिस करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को अच्छे से ब्रेक करता है। तो यहाँ पर हमने भी यही लिखा है कि एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम है, सेल वॉल को ब्रेक करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड किए, मोर स्टेबल हुआ, इंडस्ट्री में इसका मोर यूज हुआ। ओके, तो ये सिंपल सा आपका एडिशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड हुआ। ओके, एक और एग्जांपल डाइसल्फाइड बॉन्ड का, जाइलानेज नाम का जो एंजाइम है वो मैन्युफैक्चर करता है पेपर्स को वुड पल्प से, है ना, वुड पल्प से पेपर का डेवलप करता है, पेपर बनाने का काम करता है। इसमें अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड हम बढ़ा दिए जाते हैं, थर्मोस्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, चेंजिंग अमीनो एसिड। अब देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे चेंज करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे ऐड करते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड करते हैं हम, जैसे किसी के पास सल्फर ग्रुप ज़्यादा रहेंगे तो उन सल्फर ग्रुप वाले अमीनो एसिड को चेंज कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, तो उससे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। ओके, अगला पॉइंट है चेंजिंग इन अमीनो एसिड, चेंजिंग अमीनो एसिड। तो हम क्या करेंगे, हम अमीनो एसिड को चेंज कर देंगे। अब देखो एक प्रोसेस है, मैनी प्रोटीन कंटेनिंग एस्पाराजिन एंड ग्लूटामीन अंडरगो डीएमिनेशन मीन्स रिलीजिंग अमोनिया रिएक्शन इन एंड फॉर्म एस्पार्टिक ग्लूटामिक एसिड रिस्पेक्टिवली। देखो इस कहानी का उद्देश्य क्या है, हम डीएमिनेशन प्रोसेस को रोकने के लिए, अब डीएमिनेशन का मतलब है अमोनिया ग्रुप का रिलीज होना। अमोनिया ग्रुप मतलब ये एस्पाराटिन अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है। अब ये अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप रहता है। ओके, इस अमीनो एसिड ग्रुप, अमीनो ग्रुप की वजह से इसमें डीएमिनेशन प्रोसेस करती, कहने का मतलब ये एस्पाराजिन और ग्लूटामिन अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड हैं जो डीएमिनेशन रिएक्शन देते हैं। डीएमिनेशन रिएक्शन का मतलब अमोनिया को रिलीज करना, तो ये दोनों अमोनिया रिलीज करते हैं, है ना। तो अमोनिया रिलीज करके एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड में बदल जाते हैं। अब होता क्या है, ये हो गए डीनेचर, ये हो गए चेंज, तो चेंज हो गए तो इसकी स्टेबिलिटी हो गई खराब, है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी को, इस अल्ट्रेशन को स्टॉप करने के लिए हम एस्पाराजिन और ग्लूटामिक की जगह अदर अमीनो एसिड को ऐड कर देते हैं। मतलब जहाँ पर एस्पाराजिन और आपका ग्लूटामीन अमीनो एसिड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे अदर अमीनो एसिड से, चेंज कर देंगे, तो ये डीएमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। डीएमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी तो ये पूरा प्रोटीन हमारा स्टेबल रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लिखा है एस्पाराजिन डीएमिनेशन रिएक्शन करके एस्पार्टिक एसिड बनाता है, ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड बनाता है। ओके, तो हमने बोला कि जो अमीनो एसिड डीएमिनेशन रिएक्शन देता है उस अमीनो एसिड को अदर अमीनो एसिड से चेंज करें तो मोर स्टेबल प्रोटीन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस अमीनो एसिड चेंजिंग का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है थ्रियोस फॉस्फेट आइसोमरेज। अब देखो ये नाम थोड़ा कठिन है, थ्रियोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ये करता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट के अंदर चेंज, मतलब इसको इसमें चेंज करता है इस एंजाइम की मदद से। तो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर पाई जा रही है, वो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पाई जाती है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये एंजाइम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोसेस को करवा रहा है। अब इस एंजाइम के अंदर हम दो चीज़ें पाई जाती हैं, दो एस्पाराजिन अमीनो एसिड की यूनिट पाई जाती हैं, मतलब दो एस्पाराजिन अमीनो एसिड पाए जाएंगे। अब ये एस्पाराजिन अमीनो एसिड क्या करते हैं, डीएमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन से। थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन एंजाइम अमीनो एसिड से इसको रिप्लेस कर देते हैं एस्पाराजिन को, तो ये मोर स्टेबल और थर्मोस्टेबल बन जाता है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था कि बाय चेंजिंग अमीनो एसिड। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा कि हम रिड्यूसिंग द फ्री सल्फीहाइड्रल ग्रुप, मतलब सल्फाइड्रल बोलो या सल्फीहाइड्रल बोलो, सल्फाइड्रल ग्रुप मतलब एसएच ग्रुप की बात करता है। तो सल्फाइड्रल ग्रुप को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि जो
प्रोटीन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक मात्रा में सल्फीहाइड्रल ग्रुप रहते हैं। तो इस सल्फीहाइड्रल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे फ्री सल्फीहाइड्रल ग्रुप, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझे कि नहीं? मतलब सल्फीहाइड्रल ग्रुप की वजह से एक्टिविटी जा रही है, तो उन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम सल्फीहाइड्रल ग्रुप को हटा देंगे। तो सल्फीहाइड्रल ग्रुप को हटाना हो गया प्रोसेस हमारी रिड्यूसिंग द फ्री सल्फीहाइड्रल ग्रुप। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक है ह्यूमन बीटा इंटरफेरॉन। ह्यूमन बीटा इंटरफेरॉन है जो कि इकोलाई से बनता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। ठीक है, हम वो जो रखता है वो एंटीवायरल एक्टिविटी रखता है, लेकिन लेस इफेक्टिव है। एंटीवायरल एक्टिविटी है लेकिन लेस इफेक्टिव है, क्योंकि उसके पास फ्री सल्फीहाइड्रल ग्रुप है। अब इस फ्री सल्फीहाइड्रल ग्रुप को अगर हम रिमूव करते हैं तो इसकी एंटीवायरल एफिकेसी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वर्क करेगी, या मोर इफेक्टिव ये वर्क करेगा। तो देखिए, फ्री सल्फीहाइड्रल ग्रुप आर रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस सिस्टीन अमीनो एसिड फ्रॉम सेरीन। देखो, सिस्टीन के पास एसएच ग्रुप रहता है, तो ये जो होता है सल्फीहाइड्रल ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसकी वजह से बहुत सारे एक्टिविटी लॉस होती है। तो इसको रिप्लेस करना, इसको एसएच को रिप्लेस नहीं करेंगे, पूरे के पूरे अमीनो एसिड को रिप्लेस कर देंगे। किससे? सेरीन से, जिससे कि क्या हो, सल्फीहाइड्रल ग्रुप हट जाए और हमारा प्रोटीन स्टेबल हो जाए। तो देखो, ह्यूमन बीटा इंटरफेरॉन एंटीवायरल एक्टिविटी देता है जो इकोलाई में बना होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। अब ये लेस इफेक्टिव होता है, तो हम क्या करते हैं, सल्फीहाइड्रल ग्रुप को हटा देते हैं, तो अब ये मोर स्टेबल, मोर इफेक्टिव, थर्मोस्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई। अब अगला पॉइंट है हमारा सिंगल अमीनो एसिड चेंज करो। सिंगल अमीनो एसिड चेंजेस, देखो एग्जांपल से समझो कि इंसुलिन है वो जिंक के साथ हेक्सामर फॉर्म में रहता है, मतलब हेक्सामर फॉर्म में रहेगा कौन? जिंक के साथ अपना इंसुलिन जिंक के साथ हेक्सामर फॉर्म में रहेगा। और ये जब हम इसको क्या करेंगे, सिंगल अमीनो एसिड को ऐड करेंगे, जब इंट्रोड्यूस करेंगे सिंगल अमीनो एसिड, तो ये बन जाएगा मोनोमेरिक यूनिट बन जाएगा। हेक्सामर से सीधा मोनोमर यूनिट। अब मोनोमर यूनिट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती है, स्टेट में बदल जाता है मोनोमर स्टेट में, जो कि गुड स्टेबिलिटी और एक्टिविटी रखती है। ठीक है, गुड स्टेबिलिटी और एक्टिविटी रखती है। तो हमने क्या किया, एक इंसुलिन है जो कि हेक्सामर फॉर्म में है, उसमें एक अमीनो एसिड को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, मोनोमेरिक बन गया हेक्सामर से, और मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं एक और। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, हिरुडीन एक एंटीकोगुलेंट एंजाइम है। क्या है? एंटीकोगुलेंट एंजाइम है जो कि ब्लड में पाया जाता है। अब ये क्या होता है, सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। ये जो सलाइवरी ग्लैंड से आपका सिक्रेट होता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एस्पाराजिन अमीनो एसिड को हटा के लाइसिन अमीनो एसिड जोड़ देते हैं। एस्पाराजिन अमीनो एसिड को हटा के लाइसिन अमीनो एसिड जोड़ देते हैं। अब होता क्या है, कहने का मतलब इसमें जो होते हैं, सिंगल अमीनो एसिड चेंज किया, एस्पाराजिन क्या देता है, डीएमिनेशन रिएक्शन। तो सिंगल अमीनो एसिड चेंज जब हमने किया तो ये जो हो जाता है वो क्या है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ गई। तो बस इतने सिंपल तरीके से हम एक नॉर्मल प्रोटीन को एडवांस प्रोटीन में बदल सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या एप्लीकेशन है। देखो, प्रोटीन इंजीनियरिंग की मदद से हम एक थेरापेटिक प्रोटीन को डेवलप कर सकते हैं। थेरापेटिक प्रोटीन जिसके पास स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी जैसी प्रॉपर्टी रहेंगी। ओके, दूसरा पॉइंट क्या रहता है आपका, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखो हम बहुत सारे एंजाइम्स का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। जैसे आपका लाइपेज है, एस्टीरिएज है, एमाइलेज है, प्रोटीएज है, जाइलानेज है, सेलुलेज है। तो इन सब एंजाइम का हम इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ही बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं। तो इन सब को हम हाई प्रोफाइल बना दें, हाई इफेक्टिव बना दें तो होगा क्या, इसकी स्पेसिफिसिटी, थर्मोस्टेबिलिटी एंड कैटालिटिकल एफिकेसी बढ़ जाएगी, और ये हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया होगा। तो आगे और लेक्चर के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और इस
इन सब के नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।